बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स। इसके MCQs हमने देखने हैं और कोड है हमारा फिज़िक्स का PHY 132। ये फिज़िक्स जो है ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाले पढ़ते हैं। इसका चैप्टर नंबर 10 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर है ये। तो इसके MCQs देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, encircle the correct answer. The field around a moving charge is called. कि अगर किसी वायर में से कुछ चार्ज मूव कर रहे हों तो उनके उस वायर के इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा होगा वो कौन सा फील्ड होता है, ये बताना है हमें। और ऑप्शंस में हमें आंसर दिए गए हैं। ए पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, बी पे हमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सी पे हमें कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड होता है और डी पे हमें कहा गया है एटॉमिक फील्ड होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट है ऑप्शन सी पे, यानी अगर एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2, encircle the correct answer. The magnetic effect near the current carrying conductor was discovered by। यानी कोई करंट कैरियंग कंडक्टर हो, यानी कोई वायर हो, उसमें से जो करंट गुजर रहा होता है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है उस करंट कैरियंग कंडक्टर की वजह से, ये किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, यानी किसने मालूम किया था ये। ऑप्शन में हमें दिया गया है ए पे कूलम ने, बी पे हमें कहा गया है फैराडे ने, सी पे हमें कहा गया है एम्पियर ने और डी पे हमें कहा गया है हेंस ऑर्स्टेड ने। तो हमारा आंसर डी पे दुरुस्त है। हेंस ऑर्स्टेड था जिसने हमें ये बताया था कि किसी वायर में से जब करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होता है। तो इसलिए हमारा आंसर डी वाला दुरुस्त हुआ। Question number 3, encircle the correct answer. Which one of the following metals is non-magnetic substance? कि इन मेटल्स में से कौन सा ऐसा है जो कि नॉन मैग्नेटिक है। हमारे पास सब्सटेंस जो है मैग्नेट के हिसाब से हम उनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में तकसीम करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनसे मैग्नेट बन सकता है और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते, यानी उनसे मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है ए पे ब्रास, बी पे कोबाल्ट, सी पे निकल और डी पे आयरन। तो हमारा ऑप्शन ए पे मौजूद है कि ब्रास जो है इसका मैग्नेट नहीं बनता, बाकी तीनों जो हैं कोबाल्ट, निकल, आयरन, इनसे मैग्नेट बन जाता है। तो बाकी तीनों जो हैं बी, सी और डी वाली ऑप्शन जो हैं ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, जबकि ब्रास जो है ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 4, encircle the correct answer. The magnetic field at a point due to a current carrying conductor is proportional to। कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, यानी एक वायर होती है उसमें से करंट गुजर रहा होता है, तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, हमसे ये पूछा गया है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ए पे हमें कहा गया है थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, यानी अगर कंडक्टर की थिकनेस के प्रोपोर्शनल होता है। बी पे हमें कहा गया रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और सी पे हमें कहा गया है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, कि कंडक्टर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। और डी पे हमें कहा गया है करंट थ्रू द कंडक्टर, कि कंडक्टर में से जो करंट गुजरता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें ये मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड जो किसी करंट कैरियंग कंडक्टर के इर्द गिर्द पैदा होता है वो उस कंडक्टर से
जो कंडक्टर में से जो करंट गुजर रहा होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा करंट गुजरेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और जितना कम करंट गुजरेगा उतना कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी पे मौजूद है, यानी करंट थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5, encircle the correct answer. Two lines of magnetic force, नंबर ए, कैन क्रॉस ईच अदर। के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं उसके बारे में हमसे पूछा गया है। ए पे ऑप्शन हमें दी गई है कि क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। बी पे हमें कहा गया ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, कि वो हमेशा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सी पे हमें ऑप्शन दी गई है कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कि वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। और डी पे हमें कहा गया नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर वाले तीनों आंसर में से कोई भी दुरुस्त नहीं है। तो हमारा आंसर जो है सी पे दुरुस्त है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो इसलिए कैन नेवर क्रॉस ईच अदर आएगा। तो हमारा आंसर जो है वो सी वाला करेक्ट हो गया, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6, encircle the correct answer. A changing magnetic flux produces around itself an induced, कि जो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपने इर्द गिर्द क्या चीज़ इंड्यूस करता है। ए पे हमें कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, बी पे हमें कहा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंड्यूस करता है, सी पे हमें कहा गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस करता है, और डी पे हमें कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। तो जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी जगह पे चेंज हो रहा हो तो उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी पे करेक्ट है। तो आंसर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंसर करेक्ट होगा कि अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस अराउंड इटसेल्फ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। Question number 7, encircle the correct answer. The electric field induced around a changing magnetic flux varies as, कि जो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो किस लिहाज से चेंज हो रहा होता है। नंबर ए, आर से, आर यहाँ पे डिस्टेंस को शो करता है, आर के लिहाज से। बी में हमें कहा गया आर की पावर -1, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सी पे हमें कहा गया आर स्क्वायर, और डी पे हमें कहा गया आर की पावर 3। तो जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है वो उससे डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो बी पे करेक्ट है, आर की पावर -1। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, encircle the correct answer. The electromagnetic waves travel in free space with the speed of, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो फ्री स्पेस में किस स्पीड से ट्रेवल करती हैं। तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, क्योंकि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और लाइट की जो स्पीड होती है वही बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है। तो हमें जो ऑप्शन दी गई हैं उनमें ए में कहा गया है साउंड की स्पीड से, बी में कहा गया लाइट की स्पीड से, सी में कहा गया पॉजिटिव रेज की स्पीड से, और डी में कहा गया है कैथोड रेज की स्पीड से। तो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है बी पे लाइट, ये करेक्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो आंसर बी, लाइट, ये करेक्ट आंसर हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, encircle the correct answer. The average temperature of earth atmosphere is, कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारे इर्द गिर्द जो फ़ज़ा है, इसका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 250 केल्विन, बी पे हमें ऑप्शन दी गई है 300 केल्विन, और सी पे हमें ऑप्शन दी गई है 350 केल्विन, और डी पे हमें ऑप्शन दी गई है 200 केल्विन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन होता है, जो कि 17 सेंटीग्रेड के बराबर होता है, जो कि 290 के करीब बनता है केल्विन। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन होता है अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ के एटमॉस्फेयर का। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट हम मानेंगे कि 300 केल्विन होता है।
क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। कि रेडियो वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और हमें ये पूछा गया है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ए पे हमें ऑप्शन दी गई है 1 मेगाहर्ट्ज़, बी पे ऑप्शन दी गई है 5 मेगाहर्ट्ज़, सी पे ऑप्शन दी गई है 50 मेगाहर्ट्ज़ और डी पे हमें ऑप्शन दी गई है 10 मेगाहर्ट्ज़। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए वाला दुरुस्त है, यानी 1 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, encircle the correct answer. The electromagnetic waves, the electric and magnetic field are. In electromagnetic waves, the electric and magnetic fields are. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो नंबर ए पे ऑप्शन है पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, बी पे ऑप्शन है अपोजिट होते हैं एक दूसरे पे, और सी पे ऑप्शन है परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और डी पे ऑप्शन होती है ऑल आर करेक्ट। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट होती है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री एंगल होता है दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। और वेव की प्रोपेगेशन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी पे मौजूद है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमारा आंसर सी वाला करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर। ये सीआईटी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, ये एसडब्ल्यूटी यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, ये फिज़िक्स 113 में भी ये चैप्टर मौजूद है, तो वो स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं जो फिज़िक्स 113 पढ़ते हैं। तो ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मज़ीद इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।